रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज खास बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों बाद इनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं हम। काफ़ी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे भी चल रहे हैं। 14 दिन हो चुके हैं, धरना लगातार चल रहा है एसडीएम कार्यालय में। उसको लेके क्या 16 जुलाई से लोहारू के एसडीएम कार्यालय में हम धरना दे रहे हैं। 13 अगस्त तक अपने इस धरने को शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। उसके बाद हम कड़े फैसले भी आपको पता है बहुत लेते हैं। हम कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे। सरकार इस वहम में ना रहे कि यहाँ किसान कोई कड़ा फैसला नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो किसान अपने टैंक ट्रैक्टर पर चढ़ करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा और अपना क्लेम लेकर के रहेगा। सुनने में आ रहा है ये जो आंदोलन चल रहे हैं ये विपक्ष की पार्टियों द्वारा बनाए हुए। ये पार्टियां तो केवल आज वाली तो केवल आती हैं। बीजेपी वाले तो उस समय चूड़ियां तोड़ा करते थे। क्या इस बात की भाजपा गारंटी लेती है कि वो कल को विपक्ष में आएगी तो वो धरने प्रदर्शनों पे नहीं जाएगी? बड़ा मुद्दा चल रहा है जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा दिया है, और वो भी आधी रात को, और एक अचानक से एक स्वास्थ्य की रिपोर्ट आती है। मैं ये कहता हूं अगर जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटाया जाता। उनको ये लग रहा था कि मेरी कम्युनिटी किसान मेरे खिलाफ हो रहे हैं, तो उनकी थोड़ी सी आत्मा जागी, और जब आत्मा जागी तो उन्होंने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय की हामी भरी। जगदीप धनखड़ जी का इतिहास कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। उनको याद किया जाएगा सरकार की चमचागिरी करने के लिए, उनको याद किया जाएगा विपक्ष के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए। गया आग्रह बोला टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता, तो अब जगदीप धनखड़ इनके किसी काम का नहीं था। बेइज्जत करके उन्होंने धनखड़ को निकाला है। इस देश में दो ही लोगों की चल रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, और उसके बाद दो तो ये है बेचने वाले और दो हो गए खरीदने वाले, अडानी और अंबानी। चार ही लोग तो देश चला रहे हैं। कई बार तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री दुख में गया हुआ है। मैं कई बार देखता हूं, मुझे लगता है यहां भी कदे मुख्यमंत्री आसन ना लग जाए। 10 साल का ट्रैक्टर सड़क पे नहीं चल सकता क्योंकि जहाज सेठ का है और ट्रैक्टर किसान का। गाड़ी आम आदमी की है, सरकारी डिपार्टमेंट। भाई तुम अगर ऐसा ही कर रहे हो तो फिर ये 10 साल पुरानी फैक्ट्री भी बंद करो, ये रेल के इंजन भी हटाओ, ये सेठों के जहाज भी हटाओ, ये जो है सरकारी विभागों की गाड़ियां भी हटाओ। अगर तुम ट्रैक्टर हटाओगे 10 साल पुराने तो फिर हम इनको भी पकड़ेंगे। कभी किसी बात का बहम हो। लूट का काम चल रहा है। अभी स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा, स्मार्ट मीटर भी बड़ा आंदोलन होगा हरियाणा में। लैंड पूलिंग के साथ स्मार्ट मीटर पे बड़ा आंदोलन होगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हिमांशु लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ मौजूद हैं लोहारू में, और लोहारू में हमारे साथ एक जाने माने चेहरे मौजूद हैं जिनको किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। आज के दिन पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर भी इनको अच्छी तरह से लोग पहचानते हैं, जानते हैं। रवि आजाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे आज खास बातचीत करेंगे। काफ़ी दिनों बाद इनका एक इंटरव्यू कर रहे हैं हम। काफ़ी दिनों से चर्चा में बने हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे भी चल रहे हैं हरियाणा में, पूरे इंडिया में कई बड़े मुद्दे हैं, उन सभी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोहारू में जो ये धरना चल रहा है 350 करोड़ बीमा कंपनी द्वारा जो फ्रॉड किया गया था, उसी पे बातचीत करते हैं। तो रवि आजाद जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज जी। हरियाणा न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सबको राम राम, सबको आदाब, सबको जय जवान जय किसान, सबको सत श्री अकाल जी। सबसे पहले जानेंगे 14 दिन हो चुके हैं, धरना लगातार चल रहा है एसडीएम कार्यालय में, उसको लेके क्या कहना? देखिए, लंबे समय से, लगभग आप ये मान के चलो 10 महीने से खरीफ 2023 के बीमा क्लेम को लेकर के हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 150 करोड़ रुपए का मामला है लगभग चरखी दादरी जिले का। डिटेल में हम आपके दर्शकों को भी और आपको भी कई बार बता चुके हैं। और लगभग 200 करोड़ रुपए का मामला है भिवानी जिले का। 16 जुलाई से लोहारू के एसडीएम कार्यालय में हम धरना दे रहे हैं। इससे पहले 23 जून को लोहारू में महापंचायत हुई थी। इससे पहले 19 मार्च को लोहारू में पंचायत हुई थी। फिर हमने भिवानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर बड़ा प्रदर्शन किया था। फिर सभी एमपी, एमएलए और मंत्रियों को ज्ञापन दिए गए थे। लेकिन एक मुलाकात बीच में चरखी दादरी हमारे प्रतिनिधिमंडल की हरियाणा के मुख्यमंत्री से हुई। उन्होंने कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे
और हम आपकी मांगों को जल्दी पूरा करेंगे। लेकिन हमारा ये संकल्प है कि जब तक किसानों का बीमा क्लेम नहीं आ जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अभी हम 13 अगस्त तक अपने इस धरने को शांतिप्रिय तरीके से चलाएंगे। उसके बाद हम कड़े फैसले भी आपको पता है बहुत लेते हैं। हम कोई भी फैसला लेने से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारा बीमा क्लेम का आंदोलन खेड़ी चोपटा का हो, चाहे वो हमारा सिरसा का हो, चाहे वो अलग अलग जिलों में जो हमने बीमा क्लेम को लेकर के लड़ाई लड़ी है। और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर हमने नेशनल हाईवे को ट्रैक्टरों के साथ जाम भी किया है। तो लोहारू भिवानी दादरी के मुद्दे को लेकर के भी सरकार इस वहम में ना रहे कि यहाँ किसान कोई कड़ा फैसला नहीं लेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो किसान अपने टैंक ट्रैक्टर पर चढ़ करके सरकार के खिलाफ संघर्ष करेगा और अपना क्लेम लेकर के रहेगा। तो सुनने में आ रहा है ये जो आंदोलन चल रही है विपक्ष की पार्टियों द्वारा बनाए हुए। देखिए, आंदोलन है ये यूनियनों का, आंदोलन है ये संयुक्त किसान मोर्चे का। इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं है और हम भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मंच तक भी हम विपक्ष है। लिहाजा जब विपक्ष वाले लोग सत्ता में थे तो बीजेपी के लोग खूब धरने प्रदर्शनों में जाया करते थे। और ये पार्टियां तो केवल आज वाली तो केवल आती आती हैं, बीजेपी वाले तो उस समय चूड़ियां तोड़ा करते थे। तो भाई विपक्ष की पार्टियों का तो काम है हमारी लड़ाई को सदन से लेकर के और सड़क तक मजबूत रखना। क्या इस बात की भाजपा गारंटी लेती है कि वो कल को विपक्ष में आएगी तो वो धरने प्रदर्शनों पे नहीं जाएगी? या जब ये सत्ता में नहीं थे उससे पहले ये किसी धरने प्रदर्शन में नहीं जाते थे? जी। तो अब एक बड़ा मुद्दा चल रहा है, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा दिया है और वो भी आधी रात को, और एक अचानक से एक स्वास्थ्य की रिपोर्ट आती है कि स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी है, उसी को लेके हमने इस्तीफा दिलवाया। उसको लेके क्या सोचते हैं? देखिए, पहले उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सत्र के दौरान अपना इस्तीफा दिया है। और मैं ये कहता हूं अगर जगदीप धनखड़ जी इस्तीफा नहीं देते तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हटाया जाता, क्योंकि वो लगातार इस बात को झेल रहे थे कि किसान उनका विरोध कर रहे थे, मजदूर उनका विरोध कर रहे थे। जब किसान मर रहे थे तब वो सरकार की दलाली करने का काम कर रहे थे। सरकार जब जनता के खिलाफ पॉलिसी बना रही थी तब वो बीजेपी के गीत गा रहे थे। तो उनको ये लग रहा था कि मेरी कम्युनिटी किसान मेरे खिलाफ हो रहे हैं। तो उनकी थोड़ी सी आत्मा जागी, और जब आत्मा जागी तो उन्होंने विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय की हामी भरी। उन्होंने जस्टिस वर्मा जिस जज के घर के में नोट मिले थे, यानी कि वो फायर ब्रिगेड वाले गए तो थे आग बुझाने, लेकिन वो आग लगा के आगे जस्टिस वर्मा के घर पे, उसके खिलाफ महाभियोग के ऊपर भी विपक्ष के लगभग 63 सांसदों के साइन उन्होंने करवाए। और ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा के लिए विपक्ष को समय भी दिया। इन दोनों कदमों से केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह हिल गई और उन्होंने आनन फानन में एक प्रेशर दिया, क्योंकि अब जगदीप धनखड़ उनके काम के भी नहीं बचे थे। जगदीप धनखड़ से उन्होंने जो लेना था वो ले चुके थे। अब उनको बिहार के लिए और उनको बंगाल के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो वहां पर उनको वोट दिलवा सके। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जगदीप धनखड़ जी का इतिहास कोई बहुत अच्छा इतिहास नहीं है। उनको याद किया जाएगा सरकार की चमचागिरी करने के लिए, उनको याद किया जाएगा विपक्ष के सभी सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए सदन से। और कया आग्रह बोला, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का नहीं होता। तो अब जगदीप धनखड़ इनके किसी काम का नहीं था, बेइज्जत करके उन्होंने धनखड़ को निकाला है। मैं तो ये कहता हूं स्वास्थ्य तो पहले खराब बता ही दिया, अब जस्टिस लोया की तरह अगर उनका भी किसी दिन ये खबर आ जाए कि जगदीप धनखड़ जी नहीं रहे तो ये कोई बहुत बड़ी हैरानी की बात नहीं है। जब से उन्होंने इस्तीफा दिया तब से उनका एक फोटो बार नहीं आया है। बेइज्जत करके जलील करके उनको निकाला गया। यहां तक कि उनकी फेयरवेल नहीं हुई, यहां तक कि राज्यसभा में वो पहले उपराष्ट्रपति होंगे
जिन्होंने चलते सत्र में इस्तीफा दिया और उनका फेयरवेल का भाषण तक नहीं हुआ। ऐसा तो इमरजेंसी के भी समय नहीं हुआ। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति आज अगर देश के सामने नदारद है तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और कोई भी किसान मजदूर बिरादरी का व्यक्ति है वो भाजपा से दूर रहेगा तो ठीक रहेगा। अगर वो भाजपा के नजदीक जाएगा तो सत्यपाल मलिक का क्या किया, जगदीप धनखड़ का क्या किया, और मैं आपको सक्रिय राजनीति में कितने लोगों के आपको उदाहरण दे दूं जिनको इन्होंने जलील, बेइज्जत, बदनाम करके धक्के मार के निकाला है। उसी में नाम जगदीप धनखड़ का आता है। ना वो हमारे रहे और ना वो सरकार के रहे। ये हसर होता है बीजे। एक बात और है, इतना पढ़ा लिखा आदमी होकर के इनके चुंगल में फंस गया, इतना बुद्धिजीवी आदमी का इन्होंने प्रयोग कर लिया, तो भाई आम आदमी का, किसान का, मजदूर का ये क्या करेंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सोचने की। तो अभी विपक्ष में चर्चा चल रही है, वो बयानबाजी के जरिए बता रहे हैं बीजेपी सिर्फ बड़े बड़े नेताओं का यूज करती है फिर थ्रो करती है। क्या यही है? बीजेपी पे दो चीजों पे भाजपा चलती है। एक तो अंग्रेजों की जो नीति थी, फूट डालो और राज करो, आज के अंग्रेज हैं भाजपा वाले। दूसरी बात, प्रयोग करो और फेंक दो। ये चीज अगर किसी से सीखनी हो तो बीजेपी से सीख लो। हरियाणा की अगर हम बात करें या देश की अगर हम बात करें, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप 10 मंत्रियों के नाम गिना दो केंद्र में कौन है? अगला किसी का नंबर है को नहीं आने दे भाई, प्रधानमंत्री किसी का नंबर ही नहीं आने देता। और हरियाणा में मुझे आप 5 मंत्रियों के नाम बता दो। यहां तो एमएलए विदाउट पावर, एमपी विदाउट पावर, मंत्री विदाउट पावर, सीएम विदाउट पावर। हमें भी कई बार कह देते हैं, बोला इस आंदोलन की मांग अगर मंगवानी है तो आपको जो है मनोहर लाल खट्टर जी से दिल्ली में मिलना चाहिए। हमने कहा वो देश का बिजली मंत्री है, हरियाणा का मुख्यमंत्री थोड़ी है। बोला जी सरकार रिमोट कंट्रोल से खट्टर जी चला रहे हैं, सुपर सीएम खट्टर ही है। यहां तो मुख्यमंत्री विदाउट पावर है। इस देश में 2 ही लोगों की चल रही है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। और उसके बाद 2 तो ये है बेचने वाले और 2 हो गए खरीदने वाले, अडानी और अंबानी। 4 ही लोग तो देश चला रहे हैं, 4 ही लोग तो सरकार चला रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी तो जो है वो रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं। वो उतना ही चलते हैं जितने टाटा, बाटा और अडानी, अंबानी जो कॉरपोरेट हैं वो जितना कहते हैं वो उतना ही चलते हैं। अब हर जगह चर्चा चल रही है कि नायब सैनी तो सिर्फ मोहरा है, सरकार कोई और चला रहा है। बिल्कुल 100% ठीक बात है। इनको बैकवर्ड का वोट चाहिए था, इसलिए नायब सैनी को सामने रख दिया। अब जो है बैकवर्ड का वोट लेने के लिए उनको सामने रखा है। हालांकि इसी सरकार ने बैकवर्ड के खिलाफ कितनी पॉलिसीज का निर्माण किया है, उनको बर्बाद करने के लिए कितनी पॉलिसी बनाई है। अगर हम उन पे अलग से एक इंटरव्यू करें तो वो बहुत बड़ा विषय हो सकता है। जी, तो एक बात और चल रही है, जैसे हमें लोगों के बीच में जाते, जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता का कहना ये है कि नायब सैनी सिर्फ हंसने के लिए हैं, मजाकिया हैं, वो सिर्फ मखौल बनाते हैं बातों का और कुछ नहीं होंगे। भाई आप एक चीज देखिए, आप एक चीज को ध्यान से देखिए। कई बार तो मुझे ये लगता है कि मुख्यमंत्री दुख में गया हुआ है। मैं कई बार देखता हूं, मुझे लगता है यहाँ भी कदे मुख्यमंत्री आसन ना लग जाए। अरे भाई आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हो, आप प्रदेश के मुखिया हो। मुख्यमंत्री को हल्की बात और हल्का व्यवहार कभी नहीं करना चाहिए। मुख्यमंत्री एक बड़ी जिम्मेवारी है और उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। वो बिल्कुल ठीक बात है। लोग कहते हैं बोला जी यो मुख्यमंत्री ठीक है, तो मैं उनने कहा करूं, मैं बोला पहलड़ा भला को आ जाऊंगा, ठीक है, यो मखा आग गया शहर गेल तो गोभी खोद है, तो वो काम चलने लग रहा है। जी, तो अब और भी मुद्दे चल रहे हैं। जैसे जनता का कहना ये है अधिकारी किसी की नहीं सुन रहे, न सैनी की सुन रहे, न मंत्री की सुन रहे, न एमपी की सुन रहे, न एमएलए की सुनते। एमएलए को भी तुतकार के भगा देते हैं, हम नहीं मानते तुम्हारी। अभी एक मामला आपको मैं और बताऊं, डबल एजी लगा दिया सुभाष बराला के बेटे विकास बराला को। और वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ का मामला आज भी हम लोगों को याद है। 49 पूर्व आईएएस ने चिट्ठी लिखी सीएम को, सोशल मीडिया में जबरदस्त विरोध हुआ। यानी कि कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोगों को कानून की रक्षा की जिम्मेवारी दे दी। डबल एजी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। अब मुख्यमंत्री को क्या पहले पता नहीं था तुम डबल एजी किस व्यक्ति को बना रहे हो? चालाकी भी बहुत खेल ली, नाम विकास लिखा, एड्रेस चंडीगढ़ का कर दिया। लेकिन आज तो मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, वो पूरा चिट्ठा निकाल करके लेके आए। कल उसको हटाना पड़ा।
क्या सरकार ने राजी खुशी हटा दिया? ये लोगों की ताकत और विरोध के सामने सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। रही बात चलने की, बता तो दिया मैंने आपको, अडानी, अंबानी और मोदी और अमित शाह, इसके अलावा इस देश में किसी की कुछ नहीं चलती। सब रबड़ स्टैंप के तौर पे काम कर रहे हैं, किसी के पास कोई पावर नहीं है, सबकी फाइल तैयार कर रखी है। जो जिंदगी में एक बार एमएलए बना है, एक बार एमपी बना है, और वो किसी भी पार्टी का हो और देश के किसी भी कोने से हो, सबकी फाइल इन्होंने बना के तैयार कर रखी है। कोई बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा उस पे मुकदमे होंगे और उसको जेल की हवा खानी पड़ेगी। देश में डिक्टेटरशिप का राज है, देश में तानाशाही है, देश में अघोषित इमरजेंसी है। और जब अघोषित इमरजेंसी होती है तब आप क्या विधायक और एमपी की बात कर रहे हैं? बड़े बड़े नेताओं को जो है ना दुत्कार के करके भगा देते हैं कि तुम यहां से भाग जाओ जी। तो अब हरियाणा में देखा जा रहा है हर जगह आंदोलन है, हर जगह, चाहे वो किसान हो, चाहे सरकारी अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे पीजीआई के कर्मचारी हो, वो अपनी बात मनवाने के लिए सड़कों पे उतरते हैं, आंदोलन करते हैं। क्या यही ट्रेंड चल रहा है आज के दिन हरियाणा में? एक आंदोलन और बड़ा होगा हरियाणा में। आज मैं यहां बोल भी रहा था धरने पे, भूमि अधिग्रहण कानून, जिसमें हरियाणा सरकार ने यह कहा कि हम 2013 वाले कानून के हिसाब से जो इन्होंने 2021 में बदलाव किया था, हम 4 गुना देंगे डीसी रेट का, यानी कि कलेक्टर रेट का 4 गुना। और उसमें जो अलग अलग किलोमीटर के पैरामीटर हैं उनको भी खत्म करने की बात की गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई चिट्ठी नहीं आई। लेकिन अब एक बड़ा आंदोलन जो मैं आज आपके सामने कैमरे पे बता रहा हूं, एक आंदोलन बड़ा पंजाब में होगा लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ। हरियाणा सरकार भी लैंड पूलिंग एक्ट लेकर के आ रही है। और ये जितने दिल्ली के नजदीक के लगते जिले हैं, एनसीआर के जिले हैं, गुड़गांव में जमीन सारी चली गई, अब नूह की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं, फरीदाबाद की जमीन लगातार जारी है, फिर पलवल का नंबर आ जाएगा, इधर रेवाड़ी का नंबर आ रहा है, उधर आप जो है ना पानीपत, सोनीपत चले जाओ, ये जितने भी नजदीक, फिर रोहतक आप चले जाओ। मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं, 10 साल के बाद इन जिलों में खेती करने के लिए 1 एकड़ जमीन भी नहीं होगी। अब जितनी जमीन बची हुई है वो सारी जमीन लैंड पूलिंग एक्ट से हरियाणा सरकार उद्योगपतियों को सौंपेगी। पंजाब की भगवत मान की सरकार ने लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब में लागू कर दी, 50,000 एकड़ जमीन को एक साथ नोटिफाई किया है, और पंजाब में वहां एसकेएम आंदोलन पे उतर गया है। अब लगातार पंजाब में बड़ा आंदोलन चलेगा, लगभग 4-5 जिलों की 50,000 एकड़ जमीन को आप ना तो तबादला कर सकते, ना आप उसको सेल कर सकते, ना आप उसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते। इसी तरह से हरियाणा में पॉलिसी आ रही है। एक तो बड़ा आंदोलन ये होगा हरियाणा में लैंड पूलिंग एक्ट के खिलाफ। दूसरी बात, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी लगातार हरियाणा में चलेगा, बड़े स्तर पे चलेगा। और अब अकेले किसान के आप धरने प्रदर्शन मत समझो, आप पिछले कुछ महीनों में अगर नोट कर रहे हो तो हम हरियाणा में अलग अलग जिलों में या दूसरी स्टेट में भी जा रहे हैं, तो वो कहीं कर्मचारियों का आंदोलन हो रहा है, कहीं पे मजदूरों का आंदोलन हो रहा है। हिसार में एचएयू में स्टूडेंट का आंदोलन चला, रोहतक में कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, फिर भिवानी में मजदूरों का आंदोलन चला, न्याय दिलाने वाले पुलिस वालों का आंदोलन, और पुलिस वालों का आंदोलन। आपने देखा कि न्याय देने वाले न्याय मांगने लगे। हमने नारे सुने थे कि किसानों को न्याय दो, पहली बार नारे सुन रहे हैं कि पुलिस को न्याय दो। तो अब केवल आंदोलन किसान का नहीं चलेगा, अब आंदोलन सभी वर्गों के चलेंगे और किसान उसका नेतृत्व करेगा। और जो आगामी समय में देश में जो बड़ा आंदोलन होगा, वो मैं आज आपको दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, उसका नेतृत्व जरूर किसान करेगा, लेकिन उसमें कोई भी वर्ग ऐसा नहीं होगा जो सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ेगा। कब तक आप जाति के नाम पे, कब तक धर्म के नाम पे, कब तक आप क्षेत्र के नाम पे, कब तक आप लोगों को लड़ाते रहोगे? अभी कावड़ यात्रा आई, ठीक है, कितने भाजपा के नेताओं के बच्चे कावड़ लेकर के आए, उनको तो बीजेपी वाले किताब दे रहे हैं अपने बच्चों को, उनको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको तो जो है आईसीआई का सेक्रेटरी बना रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट बना रहे हैं अमित शाह का लड़का। और हमारे बच्चों को कह रहे हैं झंडा उठा लो हाथ में, हमारे बच्चों को कह रहे हैं कावड़ लेकर के आओ, और बीजेपी वाले किताब पकड़ेंगे हाथों में, वो बिजनेस करेंगे,
वो जो है क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी और अध्यक्ष बनेंगे। कब तक लोग अब इस बात को समझने लगे कि ये लोग केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जातियों के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे, कावड़ के नाम पे, ये लोग केवल और केवल लड़ा करके हमारा वोट लेने वाले लोग हैं। इनको कोई मतलब नहीं है। मैं तो आपके कैमरे के सामने कह रहा हूं, एक बीजेपी का नेता बता दे जो कावड़ लेके आए हो, एक बताए। और एक बीजेपी का नेता बता दे, आरएसएस का नेता बता दे जो जुलूस में झंडा उठा करके चलता हो। उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ेंगे। अब कह रहे हैं 25 साल पुरानी जहाज आसमान में उड़ रही है। और अभी ट्रैक्टरों को 10 साल पुराने ट्रैक्टर, और 10 साल का ट्रैक्टर सड़क पे नहीं चल सकता क्योंकि जहाज सेठ का है और ट्रैक्टर किसान का, गाड़ी आम आदमी की है। सरकारी डिपार्टमेंट, भाई तुम अगर ऐसा ही कर रहे हो तो फिर ये 10 साल पुरानी फैक्ट्री भी बंद करो, ये रेल के इंजन भी हटाओ, ये सेठों के जहाज भी हटाओ, ये जो है सरकारी विभागों की गाड़ियां भी हटाओ। अगर तुम ट्रैक्टर हटाओगे 10 साल पुराने तो फिर हम इनको भी पकड़ेंगे कभी किसी बात का बहम हो, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनियों की सरकार दलाली करने का काम कर रही है। मैं आपको बताऊं, अभी हम लुहारू में बैठे हैं, आप अपने, ये कितने किसान खड़े हैं, अपने खेत से एक पेड़ नहीं काट सकते। काट सकता हो तो कोई बताओ। ये डाडम के खड़े हैं किसान, इनके यहाँ एचटी लाइन जा रही है, बिना बताए पेड़ काटे कि नहीं काटे बताओ, बिना किसी परमिशन के पेड़ काटे। और इस लुहारू में रोज ये पुलिस के लोग, ये फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी, ये हफ्ता लेते हैं, महीना लेते हैं, यहाँ पर शाम को, रात को, सुबह अवैध पेड़ कटवा करके यहाँ पार करवाते हैं, दलाली करने का काम करते हैं। रोक लो, मैं तो आपके कैमरे के आगे कह रहा हूँ। आज भी सीएम साहब का एक बयान आया हुआ था कि जो भी पेड़ काटेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अरे सख्त कार्रवाई करेगी तो सीएम साहब लुहारू में कर लेना पहले। सख्त कार्रवाई तो उनको करो ना जो महीना खा रहे हैं यहाँ पे और अवैध रूप से यहाँ गाड़ियां निकलवा रहे हैं, उन पे करो कार्रवाई। यहाँ पे आप जो है ये लूट का काम चल रहा है। अभी स्मार्ट मीटर का बहुत बड़ा मुद्दा, स्मार्ट मीटर पे बड़ा आंदोलन होगा हरियाणा में। लैंड पुलिंग के साथ स्मार्ट मीटर पे बड़ा आंदोलन होगा। 29,000 रुपए का एक मीटर लगेगा। ठीक चल रहा मीटर को हटा देंगे, 29,000 का एक मीटर लगेगा, रिचार्ज से बिजली मिलेगी। आम आदमी कहां जाएगा भाई? इनके ऊपर विचार चाहिए। इन बातों के ऊपर इन्होंने तो, ये तो इलेक्शन जीतने की मशीन बन गए। अब इनकी नजर है बिहार के ऊपर, इनकी नजर है पश्चिम बंगाल के ऊपर। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि बिहार, पश्चिम बंगाल के लोग कम से कम बटेंगे नहीं। बटेंगे तो फिर वो वैसे ही कटेंगे जैसे बाकी प्रदेश कट रहे हैं। अगर वो संगठित हो के किसान, मजदूर, आम आदमी बन के वोट डालेंगे। अभी मुझे ध्यान आया, एक मुझे कोई कह रहा था कि किसानों की मांग क्यों नहीं सुन रही सरकार। और वहां राजस्थान के झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल की छत गिर गई, कितने निर्दोष बच्चे मारे गए। तो मैं उनको कह रहा था, भाई जब वोट हिंदू और मुस्लिम बन के देते हो, जब वोट धर्म के नाम पे दिया, जात के नाम पे दिया, तो ये उम्मीद क्यों करते हो, ये उम्मीद क्यों करते हो कि आपको जो है स्कूल की छत बढ़िया मिलेगी, स्कूल में पढ़ाई बढ़िया मिलेगी, आपको स्टाफ अच्छा मिलेगा। तो इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा होगी। जी तो रवि भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते क्या कहना चाहिए? देखिए, चलते चलते तो मेरा यही निवेदन है कि आगामी 13 अगस्त को पूरे देश में हम ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के तहसील और जिला स्तर पे संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हम पुतले जला रहे हैं, मार्च निकाल करके। यहां लुहारू में भी बड़ा प्रोग्राम होगा। मुद्दा है जो व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो अमेरिका, आज के दिन हमें बार बार ये डाउट होता है क्योंकि हमारे देश की हर जानकारी ट्रंप देता है, तो हमें ये डाउट होता है कि हमारा प्रधानमंत्री ट्रंप है कि नरेंद्र मोदी है। सारी बात तो वही बताता है। तो इसलिए एक बड़ा प्रदर्शन 13 अगस्त को होगा। फिर 31 अगस्त को नरवाना में स्मार्ट मीटर के खिलाफ बड़ी महापंचायत पूरे हरियाणा लेवल की रख रहे हैं। बाकी हमारे कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि हमारी लड़ाई तो कोई राजनीतिक है नहीं, ठीक है, और ना हमें कोई किसी पार्टी से जोड़ने का कोई काम करे। और 10-11 सालों में कई कयास लगाए हैं, कई बार हमें पार्टियों से चुनाव से जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन हम तो पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं हैं, आगे भी वहीं मिलेंगे। लेकिन आप असल मुद्दों से ना भटके, मुद्दों के ऊपर ध्यान दें
और अपनी लड़ाई को मजबूत करें, अन्यथा आने वाला समय इतना खतरनाक हो जाएगा कि आपको सांस भी बीजेपी वालों से पूछ के लेनी पड़ेगी, आपको रोटी भी बीजेपी वालों से पूछ के खानी पड़ेगी। अगर देश को बचाना है, अपने बच्चों के भविष्य को बचाना है, तो सरकार के खिलाफ खुल करके बोलें, सरकार का विरोध करें और जो हमारे आंदोलन है उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि हम अपने साथ साथ अपने जान से भी प्यारे बच्चे होते हैं उनके भविष्य की हम लड़ाई लड़ सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रवि आजाद बने हुए थे। अनेकों मुद्दों पर चर्चा की इन्होंने, साफ शब्दों में सरकार के जो दावे हैं, झूठे दावे हैं, उन सभी पे खुलकर बातचीत की है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।